हेलो स्टूडेंट्स, सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर 7 पौधे व जंतुओं का संरक्षण। देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे लिए पौधे और जंतुओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इनके लिए जो पार्क बनाए गए हैं, जैसे इसमें कुछ पार्क दे रखे हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बाघ संरक्षित क्षेत्र आदि। ये जो बनाए गए हैं, ये क्यों बनाए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, वनोन्मूलन व इसके कारण। वनोन्मूलन का मतलब है कि वनों का खत्म होना, वनों का कटना, और इसके कारण क्या है। देखिए, जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। देखिए, जब वन होंगे तभी हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी, और अगर वन नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए जो वन है वो हमारे लिए, पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसी तरह से जो जीव जंतु है, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब जीव जंतु होंगे तो खाद्य श्रृंखला बनेगी, और खाद्य श्रृंखला ही अगर नहीं बनेगी तो फिर हमारा जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि वृक्षों की जो कटाई है वो निम्न उद्देश्यों से की जाती है। इसमें दे रखा है, इसमें बताया है कि जो वृक्षों की कटाई है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन वो हो क्यों रही है? इसलिए हो रही है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। कृषि के लिए भूमि नहीं है तो वनों को काट के और वहाँ पर खेत बना दिए जाते हैं और वहाँ पे फसलें उगा दी जाती हैं। घरों व कारखानों का निर्माण। जो वन है, जंगल है, उनको काट छाट करके वहाँ पर कारखाने स्थापित कर दिए जाते हैं या घर बना लिए जाते हैं फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में। कई बार फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी के ईंधन के रूप में भी उनको उपयोग में ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि दावानल व भीषण सूखा। दावानल का मतलब है कि जंगल में आग लगना। जब बहुत ही भयंकर वाला सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, और तो इस वजह से जंगल में अपने आप ही कभी स्वतः ही आग लग जाती है, तो वो भी एक कारण है वनों के ख़त्म होने का। आगे हम देखेंगे वनोन्मूलन के परिणाम। अब हम देखेंगे कि इसके परिणाम क्या होते हैं। वनोन्मूलन के परिणाम में यह है कि इससे जब वन खत्म होंगे या पेड़ पौधों की कटाई होगी तो पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। जब वन नहीं होंगे तो बिल्कुल है कि प्रदूषण भी बढ़ेगा और पृथ्वी में जो गर्मी है वो भी बढ़ेगी। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ेगा। भौमजल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। और अब इसके अतिरिक्त बाढ़ व सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। जब वनों की कटाई होती है, पेड़ पौधों को नष्ट किया जाता है, तो इससे हमारी जो पृथ्वी पर ताप है वो बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, प्रदूषण भी बढ़ जाता है, और जो जल का स्तर है वो कम हो जाता है। और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, इनके आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती हैं। यह हम देखेंगे कि पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है तो जल चक्र का संतुलन भी बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। सूखा कब पड़ता है? जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ताप हो जाएगा, ताप की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तो बारिश की मात्रा कम होगी, और जब बारिश कम होगी तो फिर वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। और उस वनों के कटने से एक चीज़ और कि इससे मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है। मरुस्थलीकरण का मतलब है जो भी भूमि है, उर्वरक भूमि है, जो भी उपजाऊ भूमि है, वहाँ पे धीरे धीरे सूखा पड़ेगा, और सूखा पड़ेगा तो वो मरुस्थल में बदल जाएगी भूमि, और जब वो भूमि मरुस्थल में रेगिस्तान में बदलेगी तो उसे ही हम मरुस्थलीकरण कहेंगे। तो इससे एक परिणाम ये भी होता है। आगे हम देखेंगे कि अभी हमने पढ़ा था कि उससे बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है। तो बाढ़ कैसे आ सकती है? जब पानी की ही कमी रहेगी तो फिर बाढ़ आएगी कैसे? तो वो देखिए, वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी
सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मतलब जब वृक्षों की कटाई हो जाती है तो वृक्ष तो रहे नहीं, तो सिर्फ मृदा में ही, सिर्फ मिट्टी में ही इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो पूरे जल को समाहित कर सके, पूरे जल को वो अपने में समा सके। तो जब वो ऐसा नहीं कर पाती, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। जो मिट्टी के जो भी गुण हैं, जितने भी विशेषताएं हैं, वो सभी इससे वनोन्मूलन से खत्म हो जाती हैं। तो आगे हम देखेंगे वन व वन्य जीवों का संरक्षण, कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। देखिए यहाँ बताया है कि वनों के लिए और वन्य जीवों के लिए, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उनके लिए अलग, वन्य जीवों के लिए अलग और वनों के लिए अलग उद्यान वगैरह बनाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि वनस्पति और प्राणी जात और उनके आवासों के लिए संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। मतलब वनों के लिए, वन्य जीवों के लिए जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, उनके नाम दिए गए हैं अलग अलग, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, ये सब। तो इसमें बताया कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य एक ऐसी जगह है जहाँ पे जंतु हर तरीके से सुरक्षित रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी वहाँ पर नहीं होती है। फिर है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास व प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान उन्हें कहा गया है जहाँ पे वन्य जंतुओं के लिए, जो वन्य जीव हैं, उनके लिए वो क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है, तो वहाँ पे वो स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं, रह सकते हैं और संसाधनों का, प्राकृतिक जो संसाधन है जैसे पेड़ पौधे हैं, हवा है, पानी है, उनका वो प्रयोग कर सकते हैं। आगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधों व जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए विशाल संरक्षित क्षेत्र जो होता है, उसे हम कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आगे हम देखें कि जैव मंडल आरक्षण, जैव मंडल आरक्षण क्या है। यहाँ पर देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव विविधता का क्या मतलब है, ये आपको पता ही है कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले पौधे, जीव जंतु और जो सूक्ष्म जीव हैं, उन सभी की जो प्रजातियाँ एक साथ रहती हैं, विविधताओं में एक साथ रहती हैं वो, तो उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। और इन सबको सुरक्षित रखना, उन सब की सुरक्षा करना, ये हमारी संस्कृति है। तो इनके लिए जो भी आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, वो कहते हैं जैव मंडल क्षेत्र। तो किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमणी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी व पंचमणी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैव मंडल कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो है बोरी और पंचमणी, ये 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य हैं जो जैव मंडल में आते हैं। आगे हम देखेंगे पेड़ पौधे व जीव जंतु। हम देखेंगे कि पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं वो किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं, तो वहाँ पर उन्हें क्या कहा जाता है, वो कैसे आवास में रहते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात व जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। अगर पेड़ पौधे हैं तो उन्हें कहा जाएगा किसी विशेष क्षेत्र में रहने पर वनस्पति जात, और अगर जीव जंतु हैं तो उन्हें कहा जाता है प्राणी जात। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ प्राणियों के और कुछ वनस्पतियों के, जैसे साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन आदि, ये जो सब हैं ये पेड़ पौधे हैं, तो इन्हें कहा जाएगा वनस्पति जात। और चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि, ये सब जो हैं ये पंचमणी जैव मंडल में आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्राणी जात क्या है और वनस्पति जात क्या है। यहाँ हम देखेंगे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होता है, देखिए,
पौधे व जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहा जाता है। मान लीजिए कोई अभयारण्य है, तो ये अभयारण्य है जो अलग अलग जानवरों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है कई अभयारण्य। एक अभयारण्य है जो जैसे सीता माता का अभयारण्य है, वो गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी तरीके से अगर किसी किन्हीं पौधों के लिए या जंतु के लिए कोई विशेष क्षेत्र अगर प्रसिद्ध है तो उसे ही हम कहेंगे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। यहाँ हम देखेंगे वन्य प्राणी अभयारण्य क्या है। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, जिसे हम वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। आरक्षित जैसे वन है पेड़ पौधों के लिए, तो वैसे ही आरक्षित जगह होती है जीव जंतुओं के लिए, तो उन्हें हम कहेंगे वन्य प्राणी अभयारण्य। यहाँ हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु हैं, जैसे कि संकटापन्न वन्य जंतु का मतलब है जिन पर संकट है, जो मतलब ख़त्म होने वाले हैं, धरती पे वो कम होते जा रहे हैं। उनके लिए बताया गया कि ऐसे कई जानवर हैं जैसे काले हिरण, श्वेत आँखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा आदि जो हैं वो वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित हैं। तो इसीलिए ये जो वन्य प्राणी अभयारण्य हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये जो जातियां हैं इन पर जो संकट है वो टल सके, वो कम हो सके। आगे यहाँ हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। विशाल आरक्षित क्षेत्र तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में जो पर्याप्त है उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। मतलब एक तो होता है राज्य में और एक होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक बड़े स्तर पर होता है, विशाल स्तर पर एक आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर जो पर्यावरण है, जो वन्य जीव हैं उन्हें वहाँ पर संरक्षित रखा जाता है, तो इसलिए उसे कहा गया है राष्ट्रीय उद्यान। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है तो कहा जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन इस वन में मिलती है। सागौन एक वृक्ष होता है, तो सबसे अच्छी किस्म का जो सागौन मिलता है वो इसी में मिलता है, सतपुड़ा में। आगे हम देखेंगे कि सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र ये क्या है। तो हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता व संवर्धन करना था। मतलब सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र एक बनाया गया है जो सरकार ने बनाया है, किस लिए, टाइगर को या बाघ को सुरक्षित रखने के लिए, उनको बचाने के लिए ये जो आरक्षित क्षेत्र है ये बनाया गया है, जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे प्रवास। प्रवास क्या है। बच्चों आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि साइबेरियन सारस हैं वो यहाँ आते हैं, हर साल आते हैं। और कई जो नदियों के पास जो भी पक्षी हैं वाइट कलर के जो ज़्यादातर रहते हैं वो बाहर से आए हुए हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रवासी पक्षी। तो वो जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण का मतलब जो वहाँ की जलवायु है जहाँ से वो आते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पर जब वहाँ पे वो अंडे देने के लिए वो उनके लिए उपयुक्त नहीं होता, तो इसलिए जब वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है तो वो अपने अनुकूल मौसम करने के लिए वो यहाँ उड़कर आ जाते हैं ताकि उनके उपयुक्त मौसम हो सके। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर देश क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, तो उन्हें ही प्रवासी पक्षी कहा जाता है। जिनके लिए जो जगह अनुकूल नहीं है तो वहाँ से उड़कर वो दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ जलवायु विपरीत हो, और वहाँ पर वो फिर अपना जीवन यापन करते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर वहाँ अगर हो जाता है ऐसा तो फिर वो वापस दूसरी जगह चले जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि कागज़ का पुनर्चक्रण। कागज़ का पुनर्चक्रण का मतलब है कि कागज़ से
कई चीज़ें बनती है और कागज़ किससे मिलता है, हमें वनों से प्राप्त होता है। तो 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। 1 टन कागज़ जब प्राप्त होगा जब 17 वृक्षों को काटा जाएगा, तो इसलिए हमें कागज़ की भी बचत करनी चाहिए। इसका पुनः उपयोग व पुनर्चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल व ऊर्जा की बचत भी हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी, क्योंकि जब कागज़ जहाँ बनता है, जिन फैक्ट्रियों में बनता है, जिन कारखानों में कागज़ बनता है, तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा केमिकल निकलता है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक केमिकल निकलते हैं। तो वो जाते हैं पानी में और पानी उससे दूषित हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण भी होता है जब वहाँ से धुआं निकलता है, गंदा धुआं निकलता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि हमें कागज़ की भी बचत करनी चाहिए। अगर हम कागज़ की बचत करेंगे तो पेड़ पौधों की भी बचत होगी और बाकी सब जो चीज़ें हैं, हमारी जो संसाधन है प्राकृतिक, उन सभी की बचत होगी। आगे हम देखेंगे कि क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है। बिल्कुल है। वनोन्मूलन का स्थायी हल ये है कि हमें नए वृक्ष लगाने चाहिए। अगर हम नए वृक्ष लगाएंगे तो जो पुराने वृक्षों की कमी है वो पूरी हम कर पाएंगे। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज़ के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। मतलब जो हमें नए वृक्ष लगाने हैं वो उसी किस्म के लगाने हैं जो वो पहले लगे हुए थे। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वनरोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो ये स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई भी स्थान नहीं है। मतलब अगर हम पुनर्रोपण नहीं कर रहे हैं, नए पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, तो अगर हम उस जगह को खाली भी छोड़ देंगे तो भी अपने आप वहाँ पर पेड़ पौधे उग जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर कहीं पर जंगल खाली हो गया है, जहाँ से पेड़ पौधे हट गए हैं, तो वहाँ पे या तो कारखाने बन जाते हैं या घर बन जाते हैं या फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो फिर वो जगह खाली नहीं रहती, और खाली नहीं रहती तो फिर वहाँ पर नए पेड़ पौधे भी नहीं आ पाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि भारत वन अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इसमें ये बताया गया है कि एक अधिनियम बनाया गया है भारत में जिसमें वनों को कटने से रोका जाए और नए वृक्ष लगाए जाएं, जिससे लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। तो ये अभी हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।